हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कैटलिस्ट। एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12 का लेक्चर नंबर 5, जिसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से। इससे पहले का डिस्कशन हम लोग लास्ट 4 लेक्चर्स में कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड सीरीज का हमारा टारगेट है, क्योंकि एनटीए जब से एग्जाम लेना स्टार्ट की है, यानी कि पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड होता है। ओके, और किसी भी सेंटेंस से किसी भी वर्ड से आप दे सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा करके क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहले स्ट्रक्चर आता है N2O का। ओके, तो आप जानते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन में आप दे सकते हो, जो नाइट्रोजन का फर्स्ट स्ट्रक्चर कहे ना, तो ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड होता है, N2 में हम लोग देख चुके हैं। और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, आप देख सकते हो टू लोन पेयर होता है, और साथ साथ एक दो अनपेयर जो होता है वो भी लोन पेयर जैसा बिहेव कर रहा है। और इस सिचुएशन में यहाँ पे एक और बॉन्ड होगा, ये कोऑर्डिनेट टाइप बॉन्ड होगा, और ये लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे भी लोन पेयर होता है। इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, और साथ ही साथ आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको दो लोन पेयर देखने को मिल सकते हैं। अब NO की बात करें तो NO क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। आप याद कीजिए, केमिकल बॉन्डिंग जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, वहां कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 2 to 4 to 6, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है। और इसमें देखिए 2 to 4 एंड 1 5, देख सकते हैं ऑड 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। टोटल अगर आप ऐड करोगे तो फिर क्या होता है, ऑड नंबर आता है। अब इस सिचुएशन में कहें, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को जरा आप ध्यान से देखिएगा, तो इसमें दो तरह का पाया जाता है। एक बार तो यहाँ पे कोशिश की गई है कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो। आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में दिख रहा है, और दूसरे बार नाइट्रोजन को। आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर रखना है ध्यान। आगे जब देखिए स्ट्रक्चर से आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन है, इससे आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। नेक्स्ट N2O5, N2O3। ओके, N2O3 में आप देख सकते हैं दो नाइट्रोजन बीच में है। इस पे मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा कि स्ट्रक्चर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का कैसे बनाते हैं, और प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। इस प्लेलिस्ट को आप क्या कर लो, सेव करके रख लो। चलिए बात करते हैं। तो N2O5 के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं एक नाइट्रोजन, जो ये पहला नाइट्रोजन है, और यहाँ दूसरा नाइट्रोजन। इसमें एक नाइट्रोजन के साथ क्या है, आपको एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या है, दो ऑक्सीजन अटैच है। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करने के लिए जाते हैं तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये सेम नाइट्रोजन के साथ होता है। आप इसे शिफ्ट नहीं करा सकते, और आपको N2O3 का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे बॉन्ड एंगल और आपको बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, इससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। आप रेजोनेंस को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा, ठीक, तो उससे आप समझ सकते हैं कि शिफ्टिंग किस तरह से इलेक्ट्रॉन का होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं NO2 का। NO2 में अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ इस ऑक्सीजन से अटैच है, और सिंगल बॉन्ड के साथ इसके साथ। ओके, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ किस तरह का सिचुएशन होगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन आपको इधर शिफ्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, थ्री, देख सकते हैं आप, लोन पेयर का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये NO2 का स्ट्रक्चर है। N2O4, N2O4 की अगर हम बात करने जाते हैं तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना है, 2 3 एंड 4। इसमें 2 3 एंड 4, आप कोवैलेंसी भी ध्यान रख सकते हैं नाइट्रोजन का, इसमें 3 है, इसमें कितना है, 4 है। ओके, कोवैलेंसी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि रेजोनेंस जब होगा तो सेम नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है,
और अगेन ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इस साइड अगर हम देखने के लिए जाए, ठीक, तो इस साइड भी आप करवा सकते हैं। तो देखिए या आइदर इस साइड कराओ या इस साइड कराओ, क्योंकि अगर आप दोनों साइड कराओगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप अपोजिट उल्टा दो मॉलिक्यूल को तो क्या होगा, सेम तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब चलिए N2O5 इसमें देखते हैं नाइट्रोजन का कोवेलेंसी कितना है। देखिए 2 1 3 एंड 1 5 यहाँ 4 या 4 बॉन्ड बनाए हुए नाइट्रोजन, तो इसका कोवेलेंसी क्या है आप देख सकते हैं 4 है यहाँ पे। और आप इसे एक बात और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप टर्म्स को, यहाँ बॉन्डिंग किस तरह का है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ऑक्सीजन आया है। और यहाँ पे भी फिर से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। मैंने आपको बताया है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या होगा यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ लोन पेयर का फॉर्मेशन होगा, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड आप इस काम को। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 7.5 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डज NO2 डाइमराइज। अब याद कीजिए हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए बार बार एक ही तरह के नेचर्स का जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। जब हम लोग बोरॉन फैमिली में जाया करते थे, ओके, या आप देखते थे अल्युमिनियम के केसेस में, तो यहाँ पे आपको डाइमर्स फॉर्मेशन होता था, आपको पोलिमराइजेशन हुआ करता था। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बोरॉन अल्युमिनियम ये सब क्या होता है, ऑक्टेट डिफिशिएंट होता है। तो जहां भी ऑक्टेट डिफिशिएंट होता है वहां पे डाइमर्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए NO2, अभी जस्ट हम लोग NO2 के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप यहाँ पे देखने के लिए जाइए तो आपको दिखाई देगा NO2, ये रहा NO2, ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। आपको इसे भी दे सकते हैं, ये भी क्या है आपको ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। तो इस सिचुएशंस में आपको क्या दिखाई देता है, आपको NO2 हो गया, फिर NO हो गया, ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। तो इस सिचुएशन में ये डाइमर्स का फॉर्मेशन करेगा ताकि अपने आप को ये स्टेबलाइज कर सके। तो हम कह सकते हैं NO2 कंसीडर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, सो इट बिहेव एज ए टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल। ये टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल के जैसा फॉर्म करता है। ऑन डाइमेराइजेशन it converted to stable N2O4 molecule, okay, with even number of electron। तो ये क्या होता है आपको NO2 डाइमर फॉर्म करता है, यानी कि 2 बार, तो क्या हो गया N2O4 का फॉर्मेशन ये कर देगा। ये आप देख सकते हैं ये N2O4 ये क्या है आपको ये बना देता है। इस सिचुएशन में ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 N2O5 का कोवैलेंसी है। आप यहाँ देख सकते हैं ये 4 बॉन्ड बना रहा है। तो आसानी से ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, आप इसे बना सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग नाइट्रोजन ग्रुप के कंपाउंड में डिस्कस करते हैं। नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब बहुत सारे रिएक्शंस में जब भी ऑक्सीडेशन की आवश्यकता पड़ेगी तो आप HNO3 का इस्तेमाल करेंगे, नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ लिखा गया है नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्सो एसिड सच एज H2N2O2, इसका नाम क्या है, हाइपोनाइट्रस एसिड। उसके बाद HNO2 नाइट्रस एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, ओके। Among them HNO3 is the most important, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे एक खास बात मैं आपको बता दूं कि ऑक्सो एसिड क्या होता है, तो ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन तो हो साथ साथ क्या हो ऑक्सीजन भी हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूं HCl, HCl हाइड्रा एसिड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें केवल हाइड्रोजन होता है। जबकि H2SO4 ये क्या है, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर है। तो आई होप ऑक्सो एसिड और हेड्रा एसिड में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो आप जानते हैं प्रिपरेशन कितने तरह का होता है, मेनली होता है लैब प्रिपरेशन, उसके बाद क्या होता है इंडस्ट्री प्रिपरेशन। तो डिफरेंट टाइप प्रिपरेशन मेथड होता है। जो लार्ज स्केल में किया जाता है वो क्या होता है, इंडस्ट्री प्रिपरेशन, ठीक। तो यहाँ पे लैब की बात की जा रही है। इन द लैब नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग KNO3 और NaNO3 विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, ओके। तो क्या किया जाता है, आपको NaNO3 प्लस H2SO4 को रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या बनेगा, NaHSO4, यानी कि क्या, इसका नाम क्या है, सोडियम बाइसल्फेट, यानी या सोडियम
हाइड्रोजन सल्फेट आप कर सकते हैं और साथ साथ HNO3 का फॉर्मेशन होगा। ये आप लैब में कर सकते हैं, कम अमाउंट में बनाना है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि ऑन ए लार्ज स्केल इट इज प्रिपेयर्ड मेनली बाय ओस्टवार्ड्स प्रोसेस। इस प्रोसेस का ध्यान रखिएगा, ये किस प्रोसेस में इस्तेमाल, ये किसके प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन का। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अमोनिया का इस्तेमाल हम लोग नाइट्रिक एसिड के लिए करते हैं। हम लोग लास्ट में देख चुके थे यूज ऑफ अमोनिया में। तो यहाँ क्या किया जाता है, आप जरा ध्यान देखिएगा। अमोनिया को इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि एयर के प्रेजेंस में इन, और यहाँ कैटलिस्ट का कौन सा इस्तेमाल करेंगे? या तो पीटी इस्तेमाल कर सकते हैं या आरएच इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। और टेम्परेचर रखना है 500 केल्विन और प्रेशर बहुत ज्यादा 9 बार रखना है। और इस कंडीशंस में क्या होगा, आपको इनिशियली NO बनेगा और H2O बनेगा। तो पहला स्टेप हुआ। ये डिफरेंट स्टेप्स में आपको ये होता है 3 स्टेप्स में, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो HNO3 बनता है ऑस्टवार्ड प्रोसेस के द्वारा कितने 3 स्टेप्स में। पहला प्रोसेस में क्या हो गया, आपको अमोनिया को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सुटेबल कैटलिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बात है क्या, खास टेम्परेचर और प्रेशर के प्रेजेंस में NO बनाते हैं। देन आफ्टर नाइट्रिक एसिड के आपको क्या होगा, यहाँ जो आपको NO का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, वो क्या करेगा, फर्दर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। यहाँ देख सकते हैं NO ऑक्सीजन से कंबाइन कराता है और बनाता है क्या, NO2। यहाँ पे क्या बनाएगा, NO2। ये हो गया स्टेप 2। और देन आफ्टर NO2 वाटर से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, HNO3। उसके बाद NO2 गैस को क्या करेंगे हम लोग, वाटर में डिसॉल्व करेंगे और ये क्या करेगा, आपको HNO3 फॉर्मेशन देगा और साथ ही साथ NO कुछ अमाउंट में बच जाता है। तो ये हो गया ऑस्टवाल प्रोसेस। ऑस्टवाल प्रोसेस याद कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, अमोनिया को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये क्या है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मेथड है। इसमें सबसे पहले क्या बनेगा, हमारा NO बनेगा और साथ ही साथ H2O बनेगा। फिर NO को फिर फर्दर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और NO2 बनाएगा। फिर NO2 क्या होगा, हमारा NO2 जाएगा वाटर में डिसॉल्व होगा और आपको क्या देगा, HNO3 और प्लस क्या, NO। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ खास बातें। NO फॉर्म इन रिसाइकल्ड, ओके, NO फिर से रिसाइकल हो जाता है और फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और फिर HNO3 बनेगा। एंड द एक्वस HNO3 कैन बी कंसंट्रेटेड बाय अप टू 68% बाय मास। जानते हैं कि दो तरह के एसिड होते हैं, कैसे, डाइल्यूट और क्या, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट वो जिसमें क्या हो, H2O का अमाउंट ज्यादा हो और एसिड का अमाउंट कम हो। और कंसंट्रेटेड वो जिसमें क्या होता है, आपको एसिड का अमाउंट ज्यादा और आपको वाटर का अमाउंट कम होता है। तो यहाँ पे बस यही बताया जा रहा है कि आप तो इनिशियली ये कहते हैं कंसंट्रेटेड बनेगा और उसे कंसंट्रेटेड करना है तो आपको क्या करना होगा, डिहाइड्रेशन करना होगा बाय यूजिंग H2SO4। यानी कि इसे मैं ऐसे समझा सकता हूं आपको कि देखिए इनिशियली जो आपका बन रहा है एक्वस HNO3 आप देख रहे हैं। अब इस एक्वस HNO3 को डिस्टिलेशन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, 68% बाय मास कर सकते हैं। ओके, वाटर कम हो गया और एसिड क्या हो गया, ज्यादा। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये आपका कंसंट्रेटेड बन गया। लेकिन इसे और कंसंट्रेटेड करना है तो आपको क्या करना होगा, डिहाइड्रेशन करना होगा। आप जानते हैं H2SO4 क्या है, बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। बस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करो तब 98% यानी कि बहुत ज्यादा प्योर, ओनली 2% जो है इसमें वाटर है, आपको कंसंट्रेटेड HNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। शायद ये मेरे पीछे छिप गया है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि 68% बाय मास इनिशियली बनेगा बाय डिस्टिलेशन और उसके बाद आप क्या करो, कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल कर दो तो आपको पूरी तरह से 98% बाय मास वाला आपको मिल जाएगा HNO3। यानी कि इनिशियली मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन होगा आपके मन में तो क्लियर हो जाएगा। इनिशियली जब हमें मिलेगा एक्वस HNO3 उसमें क्या होगा, आपको नाइट्रिक एसिड कम और वाटर या ज्यादा। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, डिस्टिलेशन के द्वारा आप क्या करेंगे, वाटर का अमाउंट कम करेंगे और उसके बाद आपको जब HNO3 को से आपको और वाटर हटाना है, यानी कि ज्यादा प्योर आपको HNO3 चाहिए, ज्यादा कंसंट्रेटेड चाहिए, तो आप क्या करोगे, H2SO4 का इस्तेमाल कर लोगे और H2SO4 क्या करेगा, उसे और ज्यादा कंसंट्रेटेड कर देगा, 98% कर देगा बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर हटाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का तो यही काम है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। चलिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो HNO3 क्या होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है।
इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 231.4 केल्विन है। बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं 355.6 केल्विन है। लेबोरेटरी आप में लैब में जो इस्तेमाल करते हैं वो 68% होता है HNO3 बाय मास। एंड इसका आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है 1.504। ओके, यानी कि लैब में जो हम लोग नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा ये 98% वाला नहीं होता है। वो क्या होता है नॉर्मल जो ऑस्टवाल प्रोसेस से हम लोग निकालते हैं वो होता है। उसे और चाहें तो आप कंसंट्रेटेड कर सकते हैं, लेकिन उतनी की आवश्यकता जनरली नहीं पड़ती है। इन गैसियस स्टेट HNO3 एग्जिस्ट एज ए प्लेनर मॉलिक्यूल विद द स्ट्रक्चर एज शोन। ये देख सकते हैं आप, इसका प्लेनर मॉलिक्यूल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ही प्लेन में है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये और ये इसका स्ट्रक्चर है। आप ध्यान रखना HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। In aqueous state, nitric acid behave as strong acid giving hydronium and nitrate ion। अब देखो HNO3 की बात कर लेते हैं जरा, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझा देता हूँ चीजों को, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है आपके मन में नहीं रहेगा कि ये किस तरह से एक्वस स्टेट में किस तरह से बिहेव करेगा। तो देखिए हमारे पास है क्या HNO3 है। अब HNO3 को जब हम लोग देखने जाते हैं, ये रहा HNO3। अब इसे वाटर से रिएक्शन कराने जाओ तो वाटर में क्या होता है H प्लस एंड क्या OH माइनस। अब ये क्या देगा आपको H प्लस और NO3 माइनस। ये H प्लस क्या करेगा आपको, ये पूरे के पूरे वाटर से कंबाइन करेगा और हमें क्या देगा H3O प्लस, और ये NO3 अकेला रह जाएगा। आप ये देख सकते हैं क्या H3O प्लस बना और NO3 क्या हो गया अकेला रह गया। चलिए अच्छी बात है, आगे हम इस चीज को और डिटेल आगे हम लोग फर्दर देखते हैं कि आगे क्या टर्म्स इस्तेमाल में लाया गया है। चलिए बात करते हैं, आगे डिस्कशन है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने इनिशियली में बताया था आपको इंट्रोडक्शन में कि नाइट्रिक एसिड बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अटैक्स मोस्ट मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये ऑलमोस्ट मेटल पे अटैक करेगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा, कुछ मेटल को छोड़ करके, जैसे नोबल मेटल यानी कि जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन करने पे वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। मैंने बताया 68% वाला हो सकता है, 98% वाला हो सकता है HNO3, तो डिपेंड करता है क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरे किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मैटर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ओके, नेचर ऑफ मटेरियल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन पे डिपेंड करता है। तो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, पहला किस पे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, दूसरा किस पे टेम्परेचर पे, और तीसरा किस पे नेचर पे, यानी कि आप किससे रिएक्शन कराने जा रहे हैं। जैसे कि यहां देख सकते हैं आप Cu प्लस 8HNO3, ये क्या है डाइल्यूटेड है, तो डाइल्यूटेड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ क्या बनेगा CuNO3 होल 2 प्लस NO प्लस H2O। और जब ये कंसंट्रेटेड से रिएक्शन करेगा, मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पे डिपेंड करता है। तो देखिए जब डाइल्यूटेड से रिएक्शन कर रहा है तो अलग प्रोडक्ट बन रहा है, जबकि जब कंसंट्रेटेड से रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट में आपको अलग देखने को चेंजेस आसानी से मिल रहा है। तो ये अंतर है, आप देख सकते हैं पहले वाले टर्म्स को सेटिस्फाइड कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पे डिपेंड करता है। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव N2O एंड विथ कंसंट्रेटेड एसिड विथ गिव्स NO2। आप यहाँ देख सकते हैं आसानी से, ये रिएक्शंस आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रहा है पहले में N2O और दूसरे में क्या NO2। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड होने के कारण से इस पे फर्क पड़ता है। सम मेटल्स लाइक chromium, aluminum do not dissolve in concentrated nitric acid because of the formation of passive film of oxide on the surface। याद कीजिए जैसे वो मैग्नीशियम का फीता के बारे में आपने पढ़ा था ना बचपन में, कि वो क्या करता है अपने ऊपर लेयर बना लेता है, जस्ट लाइक क्रोमियम अल्युमिनियम भी क्या करता है अपने ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होता है। चलिए आप नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आल्सो ऑक्सीडाइज नॉन मेटल्स। अब देखिए ये मेटल्स को तो कर ही सकता है, साथ साथ नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड देयर कंपाउंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, साथ ही साथ उसके कंपाउंड्स को भी क्या कर सकता है ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, मेटल को करेगा ही करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा नॉन मेटल और उसके कंपाउंड को भी कर सकता है। आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडिक एसिड एंड कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर टू H2SO4 एंड फास्फोरस टू फास्फोरिक एसिड। ये आपको ध्यान रखिएगा, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए।
कि किसको ऑक्सीडाइज करके नाइट्रिक एसिड क्या बनाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको रिएक्शंस दिए हुए हैं कैसे आयोडीन को आप यहाँ पे उसके अलग कंपाउंड में चेंज करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बातें ऊपर में थी, कार्बन से क्या बनाया, CO2 बनाया, आप सल्फर से क्या बनाया, H2SO4 बनाया, फास्फोरस से क्या बनाया, आपको फास्फोरिक एसिड बनाया है। चलिए अब नेक्स्ट बात आ जाती है ब्राउन रिंग टेस्ट का। ये ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेनली सबसे मजेदार होगा जब आप इसे प्रैक्टिकली देखोगे कि कैसे ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। ठीक, चलिए ब्राउनिंग टेस्ट जो है अब यहाँ पे अप्लीकेबल होता है क्या, ब्राउनिंग टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये टेस्ट है यानी कि HNO3 कहीं पे प्रेजेंट है या नहीं है, इससे आप पता कर सकते हैं। द फैमिलियर ब्राउनिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ Fe2+ टू रिड्यूस नाइट्रेट्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, तो आपको ये किस पे डिपेंड करता है ब्राउनिंग टेस्ट, आप ध्यान से देखिएगा। ये Fe2+ पर डिपेंड करता है। सबसे पहले समझिएगा कि ब्राउनिंग टेस्ट होता क्या है, तो सबसे पहले इसके लिए हम बी कर लेंगे। अब देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता चलूंगा और आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात, ये डिपेंड किस पे करता है, ध्यान देना, Fe2+ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना इसे रिड्यूस कर सकता है। किसे, आपको जितना भी नाइट्रिक एसिड यानी NO3 टाइप्स कंपाउंड जितना भी है, नाइट्रेट्स जितने भी हैं, अब हो सकता है कि वो नाइट्रिक एसिड हो या कोई और नाइट्रेट्स हो, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेनली ये जाना जाता है नाइट्रिक एसिड के लिए। तो नाइट्रिक एसिड जो है मतलब ये ब्राउनिंग टेस्ट मेनली Fe2+ पर डिपेंड करता है, which reacts with Fe2+ to form brown colored complex। ये क्या करता है, ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। दिस टेस्ट, अगली जरा तो कंटिन्यू आप मैं पढ़ रहा हूं और चीजों को समझाऊंगा, लास्ट में आपका फाइनल कंक्लूजन आएगा, तो पेशेंस के साथ चीजों को देखिएगा। दिस टेस्ट इज यूजुअली carried out by adding dilute ferrous sulfate। अब चलो फेरस सल्फेट ले लेते हैं। आप जानते हैं फेरस सल्फेट FeSO4, ओके, ferrous sulfate solution to an aqueous solution of containing nitrate ion। ओके, नाइट्रेट आयन यानी कि HNO3, आप जानते हैं ये नाइट्रिक एसिड है ना, तो नाइट्रेट्स आयंस जो कंटेन करेगा उसके साथ इसका हम लोग काम करेंगे। और क्या हो, एक्वस सॉल्यूशन हो यानी कि वाटर मीडियम में होगा। मैं पढ़ रहा हूं चीजों को, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं लास्ट में चीजों को समझाऊंगा। अभी बस आप सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़िए, ओके। एंड देन केयरफुली एडिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड along the side of टेस्ट ट्यूब। ओके, तो सबसे पहली बात क्या करना है आपको, जिसका भी आप टेस्ट कर रहे हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड का टेस्ट कर रहे हैं, ओके, नाइट्रिक एसिड का टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां देखिए आपको करना है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट और नाइट्रिक एसिड ले लेंगे, ये दोनों ले लिए। चलो इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लेंगे, ले लिए। अब ये बीकर है, इसमें हम लोग फेरस सल्फेट और नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन ले लिए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, NO3 की जगह कोई और भी ले सकते हैं, नाइट्रेट्स कोई और भी आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं किसी और तरह का। चलिए यानी कि मेनली हमें किससे लेना देना है, NO3- होना उसमें जरूरी है, ओके। और इसमें आपको Fe2+ होना जरूरी है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दूसरा भी कंपाउंड ले सकते हैं, यानी कि ये आयन चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। उसके बाद जब इसमें हम लो लेंगे, उसके बाद क्या करना है, आराम से, अब ये मैंने बीकर लिया और इसमें पहले डाल दिया क्या, FeSO4 फिर HNO3, और आराम से उसमें क्या करना है, हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, आराम आराम से धीरे धीरे, कॉन्क कॉन्क H2SO4 इसमें क्या करना है, कॉन्क H2SO4 इसमें ऐड करेंगे। चलो इसमें ऐड करेंगे, क्यों आराम से एकदम केयरफुली बोला जा रहा है, क्यों, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा इधर उधर होगा तो फिर क्या हो सकता है, आपको क्षति पहुंच सकती है। आप जानते हैं कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, ओके, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इन टेस्ट ट्यूब, अब जैसे ही आप इसमें डाल दोगे, जरा मैं इसे डिट करता हूं और आपको अच्छे से इस चीज को मैं एज ए फिगर समझाता हूं। ये देखिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे क्या, ध्यान से थोड़ा पेशेंस के साथ ब्राउनिंग टेस्ट को ध्यान से देखिएगा, तब आपको जो है कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा टाइम आपको लूंगा, ओके, लेकिन एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड है, मैं वर्ड बाय वर्ड क्लियर कर दूंगा। आप क्या करेंगे, एक बीकर लिए, इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, FeSO4, और साथ ही साथ को क्या लेंगे हम लोग, HNO3। यहाँ पे आप SO4 की जगह कोई और भी आयन रहेगा चलेगा, यहाँ भी आपको H की जगह कोई और भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेनली ये HNO3 के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ओके। अब जब ये ले लेंगे, उसके बाद इसमें क्या डालेंगे, कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4।
अब जब कॉन्क H2SO4 डालेंगे, इससे हमें क्या चाहिए? H+ चाहिए। इससे हमें क्या चाहिए? Fe2+ चाहिए, ओके? और इससे हमें क्या चाहिए? NO3- चाहिए। बस ये इंपॉर्टेंट है और सारा सेगमेंट बदल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, NO3 है, उसके बाद Fe2+ है और H+ है। ये आपका मेन कंपोनेंट है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से भली-भाँति समझ लीजिए चीज़ों को कि आपका मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या-क्या है। तो मेन कंपोनेंट क्या है हमारा? ये Fe2+, इसमें से क्या? NO3- और इसमें से क्या? आपका H+, ये H+ कंपोनेंट, ओके? अब क्या होगा यहाँ पे? आप ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो बनेगा NO प्लस Fe3+, यहाँ पे Fe2+ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3+ में और H2O। अब फर्दर जब इससे हम लोग फर्दर रिएक्शंस ये आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो यहाँ क्या बनाएगा? FeH2O6। आगे मैं बताऊंगा ब्राउन रिंग टेस्ट इसे क्यों कहते हैं और ये बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। यानी कि इसके बाद ये फॉर्मेशन होगा और देन आफ्टर फर्दर वो रिएक्शन कुछ करना नहीं है आपको, बस उसमें हम लोग डाल दिए, थोड़ा वेट समय के लिए वेट कीजिए। जैसे ही हम लोग स्टार्टिंग में FeSO4 लिए, उसके HNO3 लिए और उसके बाद उसमें धीरे से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल लिए। अब थोड़ा वेट कीजिए, तुरंत आपको क्या होगा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और अगेन आपको ये बनेगा FeH2O होल 5 NO होल 2 प्लस H2O ये बनेगा। और ये जैसे ही बनेगा ना तो आपको रिंग में यहाँ पे आपको दोनों के इंटरफेस में ऊपर में सल्फ्यूरिक एसिड है और नीचे में क्या है? आपको FeSO4 और HNO3 का सॉल्यूशन है। बीच में आपको एक ब्राउन कलर का रिंग देखने को मिलेगा। ब्राउन कलर का क्या मिलेगा? रिंग देखने को मिलेगा। ये क्या है आपका? दिस इज कॉल्ड ब्राउन रिंग टेस्ट। यानी कि ब्राउन कलर का रिंग मिल गया, यानी कि HNO3 का फॉर्मेशन हो गया। अगर ब्राउन कलर का रिंग नहीं मिलता, इसका मतलब इनिशियली हम लोग HNO3 लिए ही नहीं थे, ओके? यानी कि लैब में आपको पता करना है कि ये कंपाउंड HNO3 है या नहीं है। तो उस X कंपाउंड के साथ क्या करो? आप FeSO4 मिलाओ और उसके बाद ऊपर से उसमें कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओ। अगर वहां पे ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि वो जो X कंपाउंड था वो नाइट्रिक एसिड था, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, तो ये हो गया आपको ब्राउन रिंग टेस्ट। आई होप कि आपका पूरी तरह से डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब बात करते हैं द मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट्स फॉर फर्टिलाइजर। आप जानते हैं अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल जो हमारे किसान भाई लोग फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं एंड अदर नाइट्रेट्स फॉर द यूज ऑफ एक्सप्लोसिव। ओके भैया, अदर नाइट्रेट्स जो है आपको एक्सप्लोसिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन। ओके, इसका नाइट्रोग्लिसरीन में इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारा, जैसे पॉलीमर, आप पॉलीमर चैप्टर्स पढ़ोगे, पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ोगे। बायोमोलिक्यूल्स में भी जो है ग्लूकोज में हम लोग उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए HNO3 का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारा अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। और एक खास आपका इसका आप देख सकते हैं यूज, ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब सोचो यार, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है मे बी आप जानते होंगे, ठीक, या मे बी नहीं भी जानते होंगे। मैं चीजों को ध्यान देता हूँ। एक रॉकेट है, ओके। अब ये रॉकेट क्या होता है? आपको जाता है स्पेस में। अब सोचिए, जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता होगा या जैसे ही ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन का डेंसिटी कम होता है। और आप जानते हैं कि किसी भी चीज को, इसके पीछे क्या होता है? इसके पीछे आग लगा होता है, रॉकेट के पीछे, है ना? तो इसे जलने के लिए हमेशा क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इसे जलने के लिए क्या चाहिए? हमेशा ऑक्सीजन। अब जब रॉकेट ऊपर जाएगा, ओके, तो ऑक्सीजन का डेंसिटी एटमॉस्फेयर में कम होगा और जब ऑक्सीजन का डेंसिटी कम होगा तो क्या होना चाहिए? बहुत ऊपर जाने के बाद रॉकेट को बुझ जाना चाहिए। रॉकेट क्या होगा? इसका जो पीछे का आग है ये बुझ जाना चाहिए और क्या होना चाहिए? फर्दर रॉकेट नीचे आ जाएगा। यानी कि रॉकेट कभी स्पेस में जा ही नहीं पाएगा ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखते हैं आराम से रॉकेट स्पेस में भी जाता है, मार्स पे भी चला जाता है। ऐसा कैसे? उसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है जबकि स्पेस में ऑक्सीजन है नहीं? तो क्या करते हैं, रॉकेट के फ्यूल में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला देते हैं जो उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहता है, लाइक HNO3 और बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उसे मिला दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि उसे वो जहां भी जाए, वो कहते हैं वैक्यूम में भी जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, उसे आपको ऑक्सीजन मिलता रहता है और उसके पीछे की आग लगी हुई रहती है। चलिए, अब हमें बात करना है किसके बारे में? फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। लेकिन आज का लेक्चर हम लोग
यहीं तक रहने देते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैं हर एक पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल में बताते जा रहा हूँ, हर एक वर्ड को मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, ठीक? प्लीज़ पेशेंस के साथ आप लेक्चर्स को देखिए, देखिए आपको एग्ज़ामिनेशंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ख़ास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना एनसीईआरटी के वर्ड बाय वर्ड, वैसे भी एनसीईआरटी से ही नहीं, कहीं से भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, तो उसको पूरे डेप्थ में पढ़ना पड़ता है क्योंकि कहीं पे भी आपको भी एक्सेप्शंस देखने को मिल सकता है, कहीं भी नेचर अलग तरह का मिल सकता है, इसलिए आपको इसे बहुत डेप्थ में स्टडी करना होता है। इसलिए एनसीईआरटी ला वर्ड बाय वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे डेप्थ में चीज़ों को बता सकूँ। तो चलिए, आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ओके? अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि पहली बार देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।